इंट्रोडक्शन है। Many attempts have been made to know as to what is the ultimate particle of matter. The idea of the smallest unit of matter was first given by Maharshi Kand in 6th century. According to him, matter considered of the indestructible minute particle called परमाणु। सबसे पहले बोल रहा है कि और महर्षि कंद जो थे उन्होंने 6ठी शताब्दी में बताया था कि मतलब जो भी पार्टिकल बना हुआ है एक छोटा सा चीज़ से बना हुआ है जिसका नाम है परमाणु। और इसी परमाणु को अब हम क्या किस नाम से जानते हैं? एटम के नाम से। ए परमाणु डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ये जो परमाणु होता है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। रैदर इट कंबाइंस विथ अदर परमाणुस टू फॉर्म ए बिगर पार्टिकल कॉल्ड अणु। और ये जो परमाणु होता है दूसरे पार्टिकल के साथ ज्वाइंट होकर के अणु का निर्माण करता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ परमाणु। परमाणु के बहुत सारा टाइप है। ईच वन ऑफ देम एग्जिबिट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो ये सारा कुछ हिंदी में लिखा हुआ है क्योंकि ये बहुत पहले का बात कर रहा है। 6ठा शताब्दी में जो बात था उसके बारे में बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है द ग्रीक फिलोसफर डोमेक्रिटस 460 BC से 370 BC कॉल्ड द परमाणु एन एटम। ये परमाणु का नाम दे दिया एटम। ये 600 सेंचुरी BC है, ठीक है ना, ध्यान रखना। 600 सेंचुरी पहले 600 सेंचुरी BC आएगा ना, उसके बाद आएगा 300 से 400 सेंचुरी BC, उसके बाद 0 BC, फिर 1 2 ऐसे करके स्टार्ट होता है ना। तो ग्रीक फिलोसफर था जो परमाणु का नाम चेंज करके एटम कर दिया, विच कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमास। जो एटमास ग्रीक वर्ड से बना हुआ था, इसका मतलब होता है इनविजिबल। बट द फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर वॉज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1808 ईस्वी में। मतलब सबसे पहला जो थोड़ा सा वैज्ञानिक जो कुछ प्रूफ मतलब देता हो, वो जो थ्योरी था वो कब आया? 1808 ईस्वी में आया, आज से 200 साल पहले। ही कंसिडर्ड एटम एज इंडिविजुअल पार्टिकल। उन्होंने भी एटम को बोल दिया कि ये दिख नहीं सकता। दैट आर ए फंडामेंटल बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ मैटर, और इसी से सारा कुछ बना हुआ है। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इज कंसिडर्ड ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग देम। बोल रहा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इज कंसिडर्ड टू बी ड्यू टू डिफरेंट टाइप का जो मैटर बना हुआ है वो डिफरेंट एटम के मिलने से बना हुआ है। मेन पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन के अनुसार मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। मैटर के पास काफ़ी छोटा पार्टिकल होता है जिसको हम लोग एटम बोलते हैं। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। इस एटम को हम लोग बनाए या ख़त्म नहीं कर सकते हैं। द एटम ऑफ एन एलिमेंट आर एलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट, बट एलिमेंट का जो एटम होता है वो सारे के सारे एलाइक होते हैं इन ऑल रेस्पेक्ट, बट दे डिफर फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। बट दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ मैच करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मतलब एक ही एलिमेंट का सारा एटम जो होगा एक समान होगा, लेकिन दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ इसको अगर करेंगे मिलाएंगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और ये डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संख्या जो है वो अलग हो जाता है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन इन अ स्मॉल नंबर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। एटम होता है वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना लेता है। एटम ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विथ एटम ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए सिंपल रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये सब पहले पढ़ चुके हैं। कंपाउंड बनाने के लिए क्या करना होगा? एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेगा, एक डिफरेंट रेशियो होना चाहिए। एटम आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम जो है मैटर का सबसे छोटा यूनिट है। डेट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। द लेटेस्ट रिसर्च ऑन एटम हैज प्रूव्ड दैट मोस्ट ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आर इनकरेक्ट एक्सेप्ट दैट एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब बोल रहा है कि ऊपर जो थ्योरी दिया है इसमें मैक्सिमम गलत साबित हो गया, सिर्फ एक जो है सही निकला। वो जो ये बोल रहे थे कि एटम जो होता है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। One of the first indication that atom consist of subatomic particle, that is they are made up of charged particle
हैज बीन पुट फॉरवर्ड बाय द स्टडीज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या बोल रहा है, वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। बोल रहा है कि एटम जो होता है, एटम के अंदर भी कुछ होता है। अब एक क्या बोले थे कि सबसे छोटा एटम होता है ना, यहाँ पर बोले थे कि ये सबसे छोटा जो होता है उसको एटम ही बोलते हैं, पर बाद में तो पता चला कि एटम से भी छोटा होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारा। तो वही बोला कि पहला तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि अंदर में चार्ज पार्टिकल होता है। एंड द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटेंस। In 1833, Faraday saw that flow of electricity is due to flow of charged particle. अब फैराडे शो दिखा दिया था कि जो करंट फ्लो करता है वो चार्ज पार्टिकल की वजह से फ्लो करता है। उसके बाद अस्टोनी इन 1824 फर्स्ट सजेस्टेड द नेम इलेक्ट्रॉन फॉर दिस इलेक्ट्रिकल पार्टिकल। अब बाद में 1874 में इसका नाम इलेक्ट्रॉन दिया गया। However, J.J. Thomson, who showed the existence of the charged particle and thus discovered electron, लेकिन इसको प्रूफ कौन किया? J.J. थॉमसन ने किया था, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ई गोल्डस्टीन ए जर्मन साइंटिस्ट डिस्कवर प्रोटॉन। अब थॉमसन इलेक्ट्रॉन किया, उसके बाद एक और वैज्ञानिक आया गोल्डस्टीन जो कि प्रोटॉन खोल दिया, और उसके बाद जेम्स चैडविक आया जो कि न्यूट्रॉन के बारे में भी बता दिया। ठीक है, तो सबसे पहले डाल्टन आया, लेकिन डाल्टन के बाद ये तीन वैज्ञानिक आकर के तीन नया नया एटम खोल दिया, मतलब नया नया चीज़ तीन तो डिस्कवर किया जिसका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया। द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम। अब ए फंडामेंटल पार्टिकल हो गया एटम से, एटम का मतलब एटम से भी छोटा कुछ होता है। दिस पार्टिकल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब एलिमेंट के जितने सारे एटम बने हुए हैं उनका बेसिक जो ब्लॉक है जिस चीज़ से बना होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही होता है। उसके बाद आओ यहाँ से स्टार्ट होता है 4.1 हम लोग का डिफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस दैट कैन नाइदर बी डिकम्पोज इनटू और नॉट फॉर्म फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड। ये सबसे सिंपल सब्सटेंस होता है, ये इसमें बिल्कुल प्योर होता है, इसमें कुछ और मिक्स नहीं होता है। कार्बन हमारा एग्जाम्पल है, इज ए एलिमेंट बिकॉज इट कैन नॉट स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। अब इसको कार्बन को हम लोग किसी और चीज़ में ब्रेक नहीं कर सकते, चाहे उसको गर्म कर लो या फिर किसी तरह से ब्रेक करो या फिर करंट उसमें फ्लो करवाओ, कोई भी तरीका नहीं है कि कार्बन को कन्वर्ट करके हम लोग हाइड्रोजन या फिर किसी और चीज़ में बदल दें। कार्बन कार्बन ही रहता है, तो ये हम कार्बन को एलिमेंट बोलेंगे। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी, द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके एंड हाई एनर्जी कैन ट्रांसफर द वन एलिमेंट्री सब्सटेंस इनटू अनदर। अब यहाँ पर एक तो रेडियो एक्टिविटी बीच में डाल दिया थोड़ा सा। रेडियो एक्टिविटी से क्या होता है, कुछ चार्ज पार्टिकल उससे बाहर निकल जाता है और वो जो पार्टिकल है वो फिर अपना चेंज कर लेता है, अपना जो स्वभाव होता है, रंग रूप या फिर करेक्टरिस्टिक्स होता है उसको चेंज कर लेता है। उसके बाद आते हैं एटम के डिफिनेशन पर। The atom is the smallest particle of element that exhibit all the property of that element। तो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट क्या है, एटम है, जो कि एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टी रखता है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो सब में एक जैसा ही होगा जितना एलिमेंट है, लेकिन एक एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टी जिस चीज़ के अंदर होगा वो होता है एटम। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये अकेला कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, बट टेक पार्ट इन एवरी केमिकल रिएक्शन, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में हमेशा इन्वॉल्व रहता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है, टेक ए स्मॉल पीस ऑफ जिंक एंड ग्राइंड इट इनटू अ स्मॉलर पीस। जिंक को लेकर के बिल्कुल पतला छोटा छोटा पार्ट में तोड़ दो, ऑल दिस पीसेस शो प्रॉपर्टी ऑफ जिंक। अब तुम कितना भी छोटा कर लो, जिंक का जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी उसमें दिखेगा। ऑन ग्रेडिंग देम फर्दर दे ब्रेक अप इनटू वेरी फाइन पार्टिकल विच स्टिल शो प्रॉपर्टी ऑफ जिंक। उसको कितना भी छोटा कर लो, जिंक का प्रॉपर्टी उसमें रहेगा ही। बट देयर कम्स ए स्टेज व्हेन द पार्टिकल कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइड। अब एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ से इसको फिर से हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पर भी प्रॉपर्टी जो रहेगा जिंक का ही रहेगा। दिस इंडिविजुअल पार्टिकल आर द एटम ऑफ जिंक। ये जो मतलब इंडिविजुअल, जिसको फिर से और डिवाइड हम लोग डिविजुअल नहीं मतलब डिवाइड नहीं कर सकते, एकदम बिल्कुल छोटा हो गया है, उसी को हम लोग एटम नाम देंगे।
इन अदर वर्ड एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ है एलिमेंट। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट क्या है? वो एटम ही है। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ? तो विलियम क्रूक, ए ब्रिटिश साइंटिस्ट, नोटेड दैट गैसेस आर ऑर्डिनरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने देखा कि गैस से करंट पास नहीं होता है। हाउ ओवर व्हेन ए हाई वोल्टेज चार्ज फ्रॉम ए इंडक्शन कॉइल इज अप्लाइड टू ट्यूब फिल्ड विद गैस, लेकिन एक गैस फिल करके और उसमें काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज दे दिया गया, करीब 10,000 वोल्ट। तो क्या हुआ? एट वेरी लो प्रेशर, प्रेशर भी काफ़ी कम रखा गया। द गैस बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस गैस से क्या हुआ? करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। एंड बिगिन टू फ्लो फ्रॉम द कैथोड टू एनोड इन द फॉर्म ऑफ रे। और ये रे के रूप में ये जो करंट है फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। सिंस दिस रे ओरिजिनेट फ्रॉम द निगेटिव प्लेट, और ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था? निगेटिव प्लेट से ओरिजिनेट हो रहा था, दैट इज द कैथोड, एंड ट्रेवल फ्रॉम द कैथोड टुवर्ड्स द एनोड, और एनोड की ओर जा रहा था, इसलिए इसका नाम कैथोड रे रखा गया। ठीक है, कैथोड से निकल रहा था इसलिए इसका नाम कैथोड रे रख दिया गया है। इसका इमेज दिया है, यहाँ पर दिया है। देखो यहाँ पर वोल्टेज कितना रखा गया है? 10,000 वोल्ट रखा गया है, और 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। प्रेशर बहुत कम रखा गया है, और इस गैस से जिससे करंट फ्लो नहीं करना चाहिए था उससे भी करंट फ्लो करने लगा। जे थॉमसन स्टडीड कैरेक्टरिस्टिक एंड कंस्टिट्यूट ऑफ कैथोड रे। इस रे के बारे में स्टडी किया। द एपार्टस यूज्ड बाय हिम इज कॉल्ड ए डिस्चार्ज ट्यूब, और इस ट्यूब का, जिस ट्यूब का उसने यूज किया इसका नाम रखा गया डिस्चार्ज ट्यूब या फिर कैथोड रे ट्यूब। ए डिस्चार्ज ट्यूब इज हार्ड ग्लास ट्यूब। ये हार्ड ग्लास का बना हुआ था, फिटेड विथ टू मेटल प्लेट नॉन एज इलेक्ट्रोड। दोनों तरफ इलेक्ट्रोड फिट किया हुआ था, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर देख सकते हो। वन ऑफ विच कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल, और उसके बाद एक को पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा को निगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया गया था, और बीच में बिल्कुल वैक्यूम रखा गया था। इट हैज़ ए साइड ट्यूब थ्रू हिज गैस कैन बी पम्प्ड आउट। साइड ट्यूब यहाँ पर है, यहाँ से बिल्कुल गैस जो गैस था उसको खींच लिया गया। ठीक है, गैस कैन बी पम्प्ड आउट बाय यूजिंग ए वैक्यूम पम्प टू क्रिएट वैक्यूम, और वैक्यूम क्रिएट किया गया वहाँ पर। When electrical discharge of इतना वोल्ट पास थ्रू gases at very low pressure, cathode ray are produced। अब उसके बाद वोल्टेज को बढ़ाया तो कैथोड रे निकलना शुरू कर दिया। अब प्रॉपर्टी क्या था कैथोड रे का? तो इसका प्रॉपर्टी था, देखो ये यहाँ से जहाँ पर भी पॉजिटिव प्लेट था उसको अट्रैक्ट कर रहा था। दैट दे ट्रैवल फ्रॉम द कैथोड टू एनोड इन अ स्ट्रेट लाइन। ये बिल्कुल कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल कर रहा था। दे काउज ए ग्रीनिश येलो फ्लोरोसेंस ऑन द सोडा ग्लास स्क्रीन प्लेस्ड इन द ट्यूब। ट्यूब के अंदर सोडा ग्लास जब लगाया गया तो एक ग्रीनिश येलो टाइप का चमक दे रहा था। दे आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ये अफेक्टेड हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर प्लेट अलग अलग रखने से ये अट्रैक्ट हो रहा था। दैट इज दे आर इन्फ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव फील्ड। ये देख रहे हो ना, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है, इधर अट्रैक्ट हो जा रहा था। तो इससे पता ये चला कि जो भी ये रे है ना उस पर निगेटिव चार्ज है। When beam of cathode ray is made to fall upon hard metallic target like tungsten, X-ray are produced। X-ray निकल रहा था अगर इसको टंगस्टन के ऊपर जाने दिया जाए तो। दे पेंट्रेंट थ्रू मैटर, मैटर के अंदर आसानी से इंटर कर जा रहा था। दे काउज आयोनाइजेशन ऑफ द गैस थ्रू विच इट, जिस भी गैस से पास कर रहा था उस गैस को आयोनाइज कर दे रहा था। द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास ऑफ द पार्टिकल, इसका जो चार्ज और मास का रेशियो था वो 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी था। मतलब चार्ज काफ़ी ज़्यादा था मास के कंपेयर में। दे प्रोड्यूस द शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसका शैडो भी आ रहा था। तो इन सारे जो व्यू था ये सारा कुछ देखने के बाद थॉमसन कुछ कंक्लूजन निकाला कि कैथोड रे के अंदर कोई निगेटिव चार्ज है, जिसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। द निगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ऑल एटम। ये बोला कि ये एटम का ही एक पार्ट है। इलेक्ट्रॉन है बोथ डिफिनिट मास एंड डिफिनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, और बोला कि इसका जो इलेक्ट्रॉन जो है इसका डिफिनिट मास और चार्ज है।
बोथ ऑफ व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द गैस। एक गैस किस टाइप का लिया जा रहा है इससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन आर ऑल सोर्स आर एलाइक हैविंग आइडेंटिकल मास। इलेक्ट्रॉन जितने सारे हैं वो सारे एक जैसे हैं, सबके सब का मास जो है आइडेंटिकल है। दे आर कंस्टिट्यूट पार्ट ऑफ एटम, ये एटम का एक पार्ट है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1837। द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के मास का 1/1837वां पार्ट इसका मास है। इलेक्ट्रॉन कैरीज यूनिट निगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना कूलम। इलेक्ट्रॉन के पास जो निगेटिव चार्ज है वो इतना कूलम है, मतलब चार्ज भी उसका बता दिया। और उसके बाद है इलेक्ट्रॉन इज एक्सट्रीमली स्मॉल, इसका रेडियस जो होता है 10⁻⁻15 मीटर है। और इसके अलावा एटम के बारे में बोल रहा है कि एटम जो होता है फाउंड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के बदले में कुछ न कुछ वहाँ पर इक्वल अपोजिट चार्ज भी था। निगेटिव चार्ज के अपोजिट में कोई ना कोई चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था जो उसको बैलेंस करके रख रहा था। दिस रियलाइजेशन लेड टू द डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन। और इसी से जब पता चला कि एटम पर कोई चार्ज नहीं है और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन है जिस पर निगेटिव चार्ज जिसमें निगेटिव चार्ज है, तो इस थ्योरी के आधार पर प्रोटॉन का खोज हुआ। When a high voltage current is passed through a gas taken in the discharge tube, electrical energy breaks up the atom of the gas। मतलब कि जब हम लोग हाई वोल्टेज अप्लाई कर दे रहे थे ना टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो ये जो एटम था ना वो ब्रेक हो जा रहा था इलेक्ट्रॉन में और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन में। अब इसका आविष्कार कौन सा, खोज किसने किया, वो किया गोल्डस्टेन। गोल्डस्टेन क्या एक्सपेरिमेंट किया? Goldstein noticed another set of ray traveling in a direction opposite to that of cathode ray। ये देखा कि कैथोड रे के अपोजिट में भी कोई रे है जो ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ। व्हेन ए परफोरेटेड कैथोड वाज यूज्ड इन द एबव डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, उस ट्यूब में ही कॉल्ड दिज रे एज कैनाल रेज। इसको उसने कैनाल रे नाम दिया सिंस दिज रे पास थ्रू होल्स और कैनाल्स इन द कैथोड। ये एक होल से पास कर रहा था इसलिए इसका नाम कैनाल दे दिया। दिज रे वेयर नेम्ड एज पॉजिटिव रे, इसी को हम लोग पॉजिटिव रे या फिर एनोड रे के नाम से भी। उसके बाद एनोड रे का प्रॉपर्टी है, एनोड रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दे कंसिस्ट ऑफ मिनट पार्टिकल मिनट मटेरियल पार्टिकल एंड हेंस प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। ये मैकेनिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, इस पर चार्ज होता है पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव रे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये जो होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। मतलब पॉजिटिव रे जो हो रहा था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डिफ्लेक्ट हो रहा था इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द कैथोड रे, कैथोड रे के डायरेक्शन के अपोजिट। दिस मीन्स दैट दिस रे कंसिस्ट, इसका मतलब ये था कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। दिस रे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस ऑन ए जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर ए फ्लोरेंस क्रिएट कर रहा था। और E/M जो रेशियो है इसका एक गैस टू गैस डिफरेंट आ रहा था, ठीक है। चार्ज टू मास रेशियो डिफर्स फ्रॉम गैस टू गैस, इट्स वैल्यू इज मच लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इज मैक्सिमम व्हेन हाइड्रोजन इज टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। जब डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोग हाइड्रोजन ले रहे थे तो ये जो रेशियो था वो सबसे ज़्यादा मिल रहा था, और डिफरेंट गैस लेने पर इसका रेशियो जो है वो वैरी कर रहा था। प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटेन है, ए प्रोटेन पोजेज ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस पर क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जितना चार्ज होता है उतना इसका जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा, अपोजिट होगा। ये इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 गुना होता है, और ये जो होता है एटम के न्यूक्लियस के आसपास पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन। उसके बाद है आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जे थॉमसन प्रपोज पाम पेबलिंग मॉडल ऑफ द
एटम जब पता चल गया कि ए होता है, प्रोटॉन होता है, कोई एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये जो थॉमसन बोला कि वो मतलब जैसे तुम्हारा तरबूजा हो गया ना, तरबूजा में जिस तरह से उसका बिच्चा होता है ना, उस टाइप से उसका उस टाइप से इस चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज फैला होता है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, उसके अनुसार वो जो थ्योरी दिए थे, एटम इज कंसिडर टू बी ए स्फेयर। एटम एक स्फेयर है जिसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चारों तरफ रखा हुआ है, फैला हुआ है। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो है वो बिल्कुल इक्वल है, और मास जो है एटम का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह इसका जो मास है वो सेम है। तो इसमें से बहुत सारा कुछ गलत निकला, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो चारों तरफ हर जगह नहीं फैला होता है, वो सिर्फ सेंटर में होता है। तो वो कैसे पता चला वो आगे बताया है। अच्छा, एक मिनट एक मिनट बस, एक मिनट। ठीक ठीक। चलो अब न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर हुआ उसके बारे में जानते हैं। रदरफोर्ड, ए साइंटिस्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड, डायरेक्टेड ए स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये क्या किया, अल्फा पार्टिकल जो था वो स्ट्रीम करवाया उसको टुवार्ड्स ए वेरी थीन गोल्ड फॉयल। गोल्ड का फॉयल था, उस तरफ देखो यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स है इस तरह से इसको जाने दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या देखा कि मैक्सिमम जो पार्टिकल है वो तो चला गया, सिंपली एटम से पार कर गया। कुछ कुछ जो पार्टिकल है अलग डायरेक्शन में भाग रहा था, और कुछ कुछ तो बिल्कुल भी रिटर्न हो जा रहा था, ठीक है। तो इससे वो क्या आइडिया लगाया, यहाँ पर देखो गोल्ड लीफ है, ये वाला गोल्ड लीफ रखा है, और ये वाला स्क्रीन है चारों तरफ जो दिख रहा है। अब कुछ कुछ जो बीम था वो आता था ऐसे, और इधर आकर के इधर टकराता था, कुछ इधर टकरा रहा है, कुछ रिटर्न हो जा रहा है। तो इससे क्या पता चला कि बीच में कुछ न कुछ है। एटम तो ठीक है, मैक्सिमम पार कर जा रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम पार्ट खाली है, और जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है वहाँ पर कुछ न कुछ है, ठीक है। तो वो जो निष्कर्ष निकाला वो यहाँ पर लेटर रदरफोर्ड जनरलाइज्ड दिस result of alpha particle scattering experiment and suggested a model of atom, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्या दिया है, कहाँ पर दिया है, यहाँ पर है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एटम कंटेन्स ए लार्ज एम्प्टी स्पेस, क्योंकि मैक्सिमम तो सीधा पार हो जा रहा था बीम, अल्फा पार्टिकल का जो बीम था वो मैक्सिमम सीधा निकल जा रहा था। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो मैक्सिमम जो पार्ट था वो एम्प्टी था। दिस इज वाई मस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द मेटल फॉयल, इसीलिए मैक्सिमम बाहर निकल जा रहा है। देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज मास्ट एट द सेंटर। देखो ये जो था अल्फा पार्टिकल जो था वो निगेटिवली चार्ज था, तो बोला कि बीच में कुछ न कुछ पॉजिटिवली चार्ज है, जहाँ पर ये जा रहा है तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है वहाँ से। सॉरी, अल्फा पार्टिकल जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जाने के बाद रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब कि इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर दे रहा है। तो वही बताया कि कहीं ना कहीं बीच में कुछ न कुछ है जिस पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अगला बताया द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। अब देखो जहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो रहा था उसका नाम न्यूक्लियस दिया, और बोला कि इसका जो साइज है वो बहुत छोटा है, क्योंकि बहुत छोटा सा स्पेस है ना जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैक्सिमम तो पार कर जा रहा है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम। अब ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है चारों तरफ इसके घूमते रहता है, ठीक है, फॉर्म में न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन, ये देखो यहाँ पर बताया है। एंड एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, टोटल मिला के सारा का सारा न्यूट्रल होता है। तो ये तो पहले भी पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल है, तो न्यूट्रल ही होगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, जिस सर्कुलर पाथ में घूमता है उसका नाम उसने ऑर्बिट्स दिया। ये यहाँ पर फिर दिखा है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज काउंटर बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और बोल रहा है कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा एक दूसरे से बैलेंस है।
जैसे पॉजिटिव चार्ज जो है उसको अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है और ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला करके ना बाहर जा रहा है ना अंदर जा रहा है, बैलेंस है पूरी तरीके से। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम, बिल्कुल वैसा है जैसा कि सोलर सिस्टम है, वैसा ही इसने बताया। उसके बाद है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब उसका खामियां क्या क्या रह गया वो देख लेते हैं। द कंपेरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ प्लानेट इन द सोलर सिस्टम इज द मेन ड्रॉबैक। वो बोला कि सोलर सिस्टम की तरह वो गोल गोल घूमते रहता है, ये बोला कि ये इसका मेन खामियां है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल लॉ ऑफ मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स के रूल के अनुसार इफ द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन, अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मोशन में रहा तो इट इनवाइटेबली रेडिएट एनर्जी। तो ये क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। मतलब कि अगर चार्ज पार्टिकल घूम रहा है मोशन में है तो इसका मतलब इससे एनर्जी निकल रहा है, और जब एनर्जी निकल रहा है तो एक टाइम तो ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी खत्म हो जाएगा, और जब इसका एनर्जी खत्म हो जाएगा तो ये न्यूक्लियस में जाकर के गिर जाएगा। देखो यहाँ पर 10 एन इलेक्ट्रॉन व्हेन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस कंटिन्यूसली। एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट। इस समझ में आया ना। इसमें यही बोला है कि अगर जैसा कि वो बताया सोलर सिस्टम की तरफ मूव कर रहा है सारा कुछ, तो देखो सोलर सिस्टम में जब हम लोग अर्थ या किसी भी ग्रह की बात करते हैं तो उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, तो वो घूमता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चार्ज पार्टिकल को अगर गोल गोल उस तरह से घुमा देंगे तो चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करता है, तो एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और जब एनर्जी खत्म हो जाएगा तो जाकर के जो न्यूक्लियस है उसमें गिर जाएगा। तो ये वाला जो उसका जो मॉडल था ना वो फेल कर गया इसी चीज़ की वजह से। इफ इट वाज सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल एंड हेंस मैटर वी डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म, और हाउएवर वी नो दैट द एटम इज, और अगर ऐसा होगा तो फिर एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दस रदरफोर्ड मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो और रदरफोर्ड ये इस बात को नहीं बता सके कि मतलब जब गोल गोल घूम रहा है तो फिर एटम स्टेबल कैसे है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन किया बोर ने, ठीक है। बोर एटॉमिक मॉडल फिर बाद में आया, ये 1913 में आया है, 100 साल पहले। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस आर कन्फाइंड टू certain fixed orbit called cell or energy level, each of which is associated with fixed amount of energy। ये बोला कि एक सेल होता है, सेल के अंदर ये लोग घूमता रहता है जहाँ पर इसका एनर्जी जो होता है वो फिक्स होता है। while it is revolving around the nucleus in an orbit an electron neither lose nor gain energy। यहाँ पर जब तक वो घूम रहा है तब तक कोई एनर्जी लॉस या गेन नहीं करेगा। and an electron revolving in a particular orbit and gaining a certain amount of energy jump to the next orbit and vice versa। ये बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है और कुछ एनर्जी ये गेन कर लेता है तो फिर ये दूसरा ऑर्बिट में चला जाएगा, सिंस ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विथ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसको बोर एनर्जी लेवल नाम दिया गया। मतलब हर ऑर्बिट का एक अपना एनर्जी होता है और उसी एनर्जी के फलस्वरूप ये गोल गोल घूमता रहता है। यहाँ पर देखो KLMNOP इस तरह से एनर्जी लेवल बताया है। तो अभी तक हम लोग देख लिए क्या क्या, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देख लिए। अब न्यूट्रॉन का देख लेते हैं। बाय नाउ वी नो दैट एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड दैट द एटॉमिक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निग्लेजिबल। अब देखो इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास निग्लेजिबल है, लेकिन जब मास मेजर किया गया तो इक्वल जितना प्रोटॉन है उतना ही मास होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मास जो आ रहा था वो डबल आ रहा था, ठीक है। जैसे हीलियम का यहाँ पर लिया है, हीलियम का 4 EMU मास पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसमें 2-2 ही होता है। तो 2 EMU हुई मास होना चाहिए था, पर 4 क्यों? इसका मतलब ये था कि इसके अंदर कुछ और है न्यूक्लियस के अंदर। Suppose that in the nucleus of atom there must be another particle। इससे पता चला कि पार्टिकल के अंदर कुछ और है। दिस पार्टिकल शुड नॉट पोजेस एनी इलेक्ट्रिकल चार्ज, और इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। इन 1932 चैडविक डिस्कवर्ड दिस पार्टिकल बाय बम्बारिंग लाइट न्यूक्लियाई लाइक बेरिलियम विथ अल्फा पार्टिकल। बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट किया
और इससे इसको एक न्यूट्रॉन निकल करके बाहर आया, हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, दिस पार्टिकल आर फाउंड टू बी न्यूट्रल, सो नेम्ड न्यूट्रॉन। और ये पार्टिकल न्यूट्रल था, इसलिए इसका नाम न्यूट्रॉन दिया गया। हीलियम पर ध्यान रखना, हीलियम का टोटल प्रोटॉन जिसमें कितना होता है, एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है ना, हाँ। और मास 4 होता है। ए न्यूट्रॉन इज ए सम एटॉमिक पार्टिकल ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। वो बोला कि मतलब ए न्यूट्रॉन जो होता है एटम का ही एक पार्ट है जिस पर मास तो होता है बट चार्ज 0 होता है। प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का जो मास है 1.76 मिला। दिस पार्टिकल डो नॉट हैव डिफ्लेक्टेड, इसमें कोई चार्ज नहीं था। और उसके बाद न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये सब वही चीज़ दिया है, एक ही चीज़ बार बार। उसके बाद है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, दोनों में फ़र्क। अब डाल्टन और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या फ़र्क है वो बताया है। एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल, डाल्टन बताया था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, इसको डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। डाल्टन बताया एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, बोला कि एटम को बनाया या ख़त्म किया नहीं जा सकता है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन से एटम को बनाया और बिगाड़ा जा सकता है। सर उसके आपकी आवाज अटक रही है सर। अच्छा अच्छा, देखो अभी ठीक हुआ। उसके बाद थर्ड में एटम ऑफ एन एलिमेंट आर एलाइक इन और रेस्पेक्ट, बोला था कि सारा एटम एक जैसा होता है, लेकिन सारा एटम एक जैसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक जैसा होता है। उसके बाद बोला था एटम ऑफ एलिमेंट कंबाइन इन अ स्मॉल होल नंबर ऑफ टू फॉर्म मॉलिक्यूल। और पर यहाँ पर बाद में पता चला इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड द नंबर्स कैन बी वेरी बिग। यहाँ पर बोला था कि कुछ ही नंबर में कंबाइन करते हैं, लेकिन पता चला बाद में कि नहीं, ये बहुत सारा कंबाइन कर सकता है एक साथ। तो ये दोनों में फ़र्क हो गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में। अब डाल्टन के साथ कंबाइन इसलिए किया है क्योंकि डाल्टन बहुत फेमस था, डाल्टन वाला जो थ्योरी था। उसके बाद आते हैं इसमें एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो एटम का ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है जो चारों तरफ ऑर्बिट में पाया जाता है, और बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है। तो इसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग को जान लेना है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियस वगैरह तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ऑर्बिट देख ही चुके हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड, इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। और एटॉमिक नंबर में आता क्या है, प्रोटॉन in its nucleus which is distinguished in form of atom with each element. An atom of a element has its own characteristics। देखो एटॉमिक नंबर जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को गिन करके करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गिन करके नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर ही होता है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम, और पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस ऑफ एन इट्स एटम। तो एटॉमिक नंबर समझ में आ गया। एटॉमिक नंबर हम लोग किसको बोलेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन को। अब यहाँ पर देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ पर जो जेड है नीचे वाला वो एटॉमिक नंबर दिखाएगा और ऊपर मास नंबर दिखाएगा, मतलब ऊपर वाला जो रहेगा नीचे वाला का जस्ट डबल रहेगा। नीचे वाला 4 है तो ऊपर वाला 8 रहेगा। क्यों, क्योंकि 4 तो प्रोटॉन की संख्या बता रहा है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास बता रहा है। उसके बाद है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, तो ये सम होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का, ठीक है। और इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये डिफरेंट सेल में जिस तरह से प्रेजेंट रहता है इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के नाम से जानते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट सेल ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी, ये बोर एंड बरी के द्वारा सजेस्ट किया गया था। तो के सेल में मैक्सिमम कितना 2 × n का स्क्वायर होता है ना, 2n स्क्वायर। के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। जो दूसरा वाला सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल में 18, मतलब इस तरह से कम रहता है, 2 8 18 32। सर यहाँ पे देखिए, ये जो है ये टेबल जो है सर,
हाँ ये एटॉमिक नंबर मास नंबर वाला। ऊपर, हाँ ये वाला। उसमें जो एग्जांपल है वो कैसे सॉल्व किया हुआ है? हाँ, उसमें जो एग्जांपल है वो कैसे सॉल्व किया? यहाँ पर देखो 17 क्या बता रहा है, ए एटॉमिक नंबर बता रहा है, ठीक है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है। ऊपर वाला क्या बता रहा है, ए बता रहा है मास नंबर, ठीक है। मास नंबर मतलब क्या, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, ठीक है। ओके। तो तुमको प्रोटॉन मिल गया। अब यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तुमको अगर निकालना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, टोटल मास नंबर, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन माइनस क्या कर देंगे, प्रोटॉन कर देंगे, तो न्यूट्रॉन का संख्या दे देगा। तो सिंपल वही किया है, ठीक है। ये नीचे वाला क्या बता रहा है, नीचे वाला बता रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऊपर वाला क्या बता रहा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब तुमको न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करोगे, ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा दोगे, तो वही वाला किया है। और यहाँ पर कन्फिग्रेशन बता दिया कि हर सेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन होगा। अब इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होगा, तो फिल होगा, देखो सबसे पहले वाला एटम पूरा फुल हो जाएगा। दो फुल होने के बाद जो बचेगा वो एल में चला जाएगा। यहाँ पर देख लो एक बार, इलेक्ट्रॉन आर नॉट एकोमोडेटेड इन गिवन सेल अनलेस द इनर सेल आर फिल्ड। वो बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं जाएगा जबकि अंदर वाला सेल पूरी तरह से भर न जाए। In other words, the cell are filled in a stepwise manner. The outermost shell of an atom cannot accommodate only more than 8 इलेक्ट्रॉन। अब outermost सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गया, 2 के बाद 8 गया। अब outermost सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, तो ये तीसरा सेल में इंटर कर जाता है, एम में। अब यहाँ से भी ज़्यादा हो गया तो ये चौथा सेल में इंटर कर जाएगा। मतलब मैक्सिमम 8 रह सकता है। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एम सेल इज 18 इलेक्ट्रॉन, बट ओनली 8 इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन इट। मैक्सिमम कैपेसिटी 18 है लेकिन वहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट द एलिमेंट बिकम अस्टेबल ओनली आफ्टर एक्वायरिंग 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन के बाद अस्टेबल हो जाता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम एटम। अब यहाँ पर मैग्नीशियम के बारे में दिया है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है, और एटॉमिक मास 24 है। तो 12 इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाएंगे, 2 फिर 8 फिर 2। तो देखो पहले 2 दिखा दिया, फिर 8 दिखाया है इसमें, और फिर बाहरी वाला में 2 दिखाया। तो यहाँ पर बोल दिया के में 2, एल में 2, एम में, अच्छा ये 19 के लिए, पोटेशियम के लिए दिखा रहा है। फिर पोटेशियम के लिए हम लोग इस तरह से दिखाएंगे 2 8 8 1, क्योंकि मैक्सिमम तो 8 ही रहेगा आउटर में सेल में। अब यहाँ पर ऑर्बिटल डायग्राम दिखाया है फर्स्ट 20 एलिमेंट का। तो इस तरह देख लो, सब में वैसे ही मिलेगा। पहला सेल में 2 ठो, फिर 8 फिर 8, इस तरह से बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पहला सेल में 2 कर दिया, फिर यहाँ पर 8 को किया है, फिर 8 किया, फिर लास्ट में 2। तो ये सारा पूरा दे दिया है, ठीक है। 1 से लेके 20 एटम तक का दे दिया है। उसके बाद है मेन फीचर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम ऑफ ऑल एलिमेंट आर मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल। वो सारा एक ही चीज़ बार बार बहुत रिपीट किया है। न्यूक्लियस ही लोकेटेड एट सेंटर पढ़ चुके हैं। द न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, ये भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन और आउटसाइड न्यूक्लियस, ये भी पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज इक्वल टू प्रोटॉन, ये सारा एक ही चीज़ लिखा हुआ है बार बार। सर वो तो रिकैप्चुलेशन है ना। अच्छा अच्छा, रिवीजन करा रहा था ना। हाँ, रिकैप। अच्छा, अब यहाँ पर देखो सारा कुछ फिर से एक बार दिखा दिया है, जितना एलिमेंट है सबका क्या क्या दिखाया है। तो वही सब है फिर से कि एलिमेंट में पहले 2 फिल होगा, फिर 8 फिल होगा, उसके बाद बचा तो तीसरा सेल में जाएगा, और बचा तो चौथा सेल में जाएगा। अब वैलेंसी सब आउटर में सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है उस तरह से वैलेंसी हम लोग पता कर लेते हैं। तो ये सब देख लोगे, कुछ दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद एक्सरसाइज 4 का बी, अच्छा एक्सरसाइज 4B, ठीक है। अच्छा 4B हम लोग का कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग सी में आ गए हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। तो इसमें क्या बताएं, आउटर में सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही वैलेंस सेल होता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में क्या फ़र्क होता है बताओ तो। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन शायद वो होता है जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, हम्म, और है वैलेंसी, ना। हाँ हाँ वैलेंसी। वैलेंसी सर
valency, the number of electrons that the outermost shell can give or take. हाँ, कितना इलेक्ट्रॉन ले या दे सकता है During वो the chemical वैलेंसी। reaction. हाँ भाई, give or take during the chemical reaction. वैलेंसी मैक्सिमम कितना हो सकता है? Valency maximum 7 हो सकता है सर. 7 तो आउटर में सेल में इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम, 8 हो सकता है। वैलेंसी देखो, एक इलेक्ट्रॉन होगा, दो होगा, फिर तीन होगा, फिर चार होगा, उसके बाद फिर घटने लगता है ना, फिर तीन दो एक आ जाता है। तो 4. तो ये सारा वही सब दिया हुआ है, पीछे का ही दिया हुआ है, इसको तुम पढ़ लेना। ये सब बता चुके हैं कि कैसे कटायन कैसे बनता है, कटायन कैसे बनता है और एनायन कैसे बनता है, बताओ। सर कैटायन होता है जो जैसे एक एलिमेंट है ए और बी, ए से बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो ए कैटायन है और बी एनायन. हाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर वही बताया कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक कटायन बन गया, सो Na+ बन गया। उसके बाद एक चीज़ और दिया है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दिया है। तो देखो, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो शायद एक बार देख लो, वो होता है रिड्यूसिंग। वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. हाँ, उसी से लिया है। उसके बाद आगे वाला पेज हम लोग देखते हैं, आगे वाला पेज हम लिए नहीं है, 63 के बाद वाला। उसके बाद है रीजन फॉर केमिकल एक्टिविटी ऑफ एटम। केमिकल एक्टिविटी का रीजन क्या है? एटम ऑफ ऑल नोबल गैस हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर में सेल। जो नोबल गैस होता है उसके आउटर में सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, सबका देखो आउटर में सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अस्टेबल होता है, बिल्कुल रिएक्शन नहीं करता है। Among all these element only 6 inert gases called नोबेल या फिर रेयर गैस। इसमें से ये जो 6 है, 3 यहाँ और 3 ऊपर, इसको हम लोग नोबेल गैस बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करता है। सिंस देयर आउटर में सेल आर ऑलरेडी फिल्ड, इसका आउटर में सेल फुल होता है। हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन के सेल विच कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी तुम्हारा आउटर अस्टेबल है। दस द केमिकल एक्टिविटी ऑफ एटम डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। केमिकल एक्टिविटी जो होता है वो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आउटर में सेल में, उस पर डिपेंड करता है। अगर 8 और 2 रहा तब तो वो बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेगा, इसको छोड़कर कुछ और रहा तो वो रिएक्शन करेगा। व्हाई डू एटम कंबाइन, एटम कंबाइन क्यों करते हैं? Cosell and Lewis in 1960 independently forwarded the atom of all element other than the inert gas combine because they have incomplete valence shell। और वैलेंस सेल इनकम्प्लीट होता है इसलिए वो कंबाइन करते हैं। ऑक्टेट रूल होता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, लॉस्ट और शेयर्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं, ऑलरेडी पहले जान चुके हो। एक केमिकल बॉन्ड में भी डिफाइन, केमिकल बॉन्ड किसको बोलते हैं? एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम दैट बाइंड्स देम टुगेदर एज ए यूनिट कॉल्ड मॉलिक्यूल। केमिकल बॉन्डिंग क्या करता है? केमिकल बॉन्डिंग है क्या? दो एटम्स के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है जिसकी वजह से दोनों एटम बिल्कुल ज्वाइंट रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। उसके बाद है आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है? तो आइसोटोप, आइसोटोप जैसे जिसका सर क्या कहते हैं अपना आइसोटोप सर वो होता है जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, हाँ एटॉमिक मास डिफरेंस। हाँ, एटॉमिक नंबर सेम होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो आइसोटोप में भी डिफाइन है सेम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम है वही। हाँ, सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए। एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए या नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ ऑक्सीजन का 2 ठो दिया है, प्लेटिनम पोटेशियम का 2 ठो दिया है। उसके बाद है हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा बताया है, ये तो पूरा धुंधला हो गया है। हाइड्रोजन हैज 3, अच्छा देख लो बुक से। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप नेमली प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ईच हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। सबका एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास सबका अलग अलग है। ठीक है, एटॉमिक मास यहाँ पर सबका देख रहे हो 1 2 3 है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटोप बोलेंगे। यहाँ पर भी सब दिखा दिया है, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और इरिट्रियम। यहाँ पर मास देख रहे हो सब में डिफरेंट है, 1 2 3 है, बाकी सारा चीज़ सेम है। एक तो नंबर ऑफ यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 0 1 2।
उसके बाद कार्बन के बारे में बताया है। कार्बन के आउटर में सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और इसका भी 3 तो आइसोटोप पाया जाता है। 12 कितना कितना है? एक तो दिख नहीं रहा है, एक 12 और एक 14 है। 12 13 14 है। 12 13 14। हम्म। उसके बाद क्लोरीन का भी देखो यहाँ पर 2 ठो दिखाया है, जिसमें मास तुम्हारा एक का शायद 21 दिख रहा है शायद। नहीं सर, कितना कितना है? 35 37, 35 और 37। 35 और 37 है ऊपर ना। उसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप में सिमिलरिटी क्या होता है? तो यहाँ पर आइसोटोप हैव द सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसका सेम होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एंड हेंस सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका सेम होगा। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ properties are determined by the electronic configuration of an atom. Thus, isotope of element are chemically alike. For example, the chlorine atom of mass number इतना undergoes the same reaction as the chlorine। मतलब केमिकल प्रॉपर्टी इनका बिल्कुल सेम टू सेम होगा। उसके बाद आइसो डिफर इन फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। फिजिकल कंटेंट्स और फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द एटॉमिक मास, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्लैटिनम इज इतना एंड आउट ऑफ ड्यूटेरियम इज 23। एक का 20 है, दूसरा का 23 केल्विन है। आइसोटोप लाइक ट्रेटियम कार्बन 14 डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा, बाकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा दोनों का सारे आइसोटोप का सेम होगा। उसके बाद है रेडियो एक्टिविटी। द स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ अनस्टेबल रेडियो आइसोटोप इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। रेडियो आइसोटोप क्या है? कार्बन 14 एंड ट्रिटियम इतना आर नोन एज रेडियो आइसोटोप। इनसे कुछ अलग टाइप का रेडिएशन निकलता है ना रेडियो आइसोटोप से। उसके बाद है यूज ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप का यूज क्या क्या है? आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इतना यूज इन रेडियोथेरेपी टू ट्रीटिंग कैंसर। कैंसर के इलाज में यूज होता है। इसका एज जियोलॉजिकल मटेरियल है, उसका एज पता करने में कार्बन C14 का यूज होता है। यूरेनियम का फ्यूल के रूप में यूज होता है, जिससे हम लोग बिजली बनाते हैं। उसके बाद आयोडीन का यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ गैटेर, घेंघा रोग होता है ना। रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज्ड इन इंडस्ट्री टू डिटेक्ट लीकेज अंडरगोइंग ऑयल पाइपलाइन। अगर ऑयल पाइपलाइन में अगर कुछ लीकेज है तो वो भी पता चलता है रेडियो आइसोटोप से। उसके बाद है हम लोग का आइसोबार। आइसोबार में क्या होगा? यहाँ पर एटॉमिक मास सेम होगा बट एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट होगा ना। यहाँ पर देखो दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड करता है। केमिकल प्रॉपर्टी दोनों का अलग होगा, लेकिन यहाँ पर सो दे है बोथ, यहाँ पर सेम दिया है। फिजिकल और ये केमिकल प्रॉपर्टी दोनों का दोनों सेम रहेगा। उसके बाद है आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड दिया है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक एटम क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है। जैसे 1 2 3 वैलेंसी वाला जो एटम होगा ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जिसका 5 6 7 वैलेंसी है वो जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो एक एनायन बनाएगा, एक कैटायन बनाएगा। नीचे एग्जांपल दिया जैसे, हाँ देखो सोडियम का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 11 होता है। तो 2 8 1 आउटर में सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो अब ये स्टेबल बन गया। अब क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर, मतलब 2 8 7। तो ए क्या करेगा? ए वाला जो इलेक्ट्रॉन जो छोड़ा है ना, वो इस इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठाकर खुद ले लेगा। तो ACl माइनस एनायन बन गया, और ए जो है अब बिल्कुल स्टेबल हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी 8 हो गया और यहाँ पर अभी 8 हो गया। इस तरह से ए बॉन्डिंग बना लेता है NaCl। इसी को हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड का कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर दिया हुआ है। द मेटल हैव 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल।
इसमें हमेशा कौन पार्टिसिपेट करता है, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। मेटल के आउटर शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, और जो नॉन मेटल है उसके आउटर शेल में 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे अभी हम लोग देखें सोडियम और क्लोरीन का, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल आर आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट, इसको हम लोग आयनिक बोलते हैं। अब बोल रहा है कि आयनिक कंपाउंड स्टेबल क्यों होता है, तो यहाँ पर फोर्स बिटवीन द आयन फॉर्म लाइक चार्ज। अब देखो यहाँ पर Na+ और Cl- बन रहा है, इन दोनों के बीच एक तो कटायन एक एनायन है, तो दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन के फलस्वरूप ये जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जिसके फलस्वरूप ये बॉन्ड बना लेता है और जो कि काफ़ी ज़्यादा अस्टेबल होता है। अब यहाँ पर आयनिक कंपाउंड का कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, MgCl2। Mg इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोरीन गेन कर लेगा और MgCl2 बना लेगा। इस तरह से ये सारा Kbr का दिया है, K+ और Br-, ये दोनों अट्रैक्ट करके ही एक कंपाउंड बनाएगा। उसी तरह से ऊपर में और प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ठीक है, फीचर ऑफ कॉमन आयनिक बॉन्ड। तो कॉमन आयनिक बॉन्ड में क्या करता है, या तो लूज करता है इलेक्ट्रॉन या फिर गेन करता है। उसके बाद है नॉन मेटल एटम विथ 1 एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मेटल लूज करेगा, नॉन मेटल हमेशा गेन करेगा। इन बोथ केसेस आयन फॉर्म्ड हैव ए मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। दोनों केस में इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। आयनिक बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम द अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटिवली चार्ज आयन, अपोजिटिवली चार्ज आयन के अट्रैक्शन के फलस्वरूप बनता है। अब यहाँ पर है स्ट्रक्चर ऑफ सम इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड दोनों सेम ही होता है। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दिया है, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl का, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करेगा क्योंकि मेटल लूज करता है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब देखो A भी 8 और A भी 8, दोनों का दोनों स्टेबल हो गया और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करके कंबाइन कर लेगा। यहाँ पर भी देखो वही चीज़ दिखाया है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया है क्लोरीन वाला में, और आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना लिया, सोडियम आयन, और ये बना क्लोराइड आयन। अब दोनों के बीच देखो कूलम्ब फोर्स काम कर रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन गया तो दोनों के बीच फोर्स लगेगा। ये फोर्स का वैल्यू कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये तुम लोग को अभी पढ़ना नहीं है 12th। उसके बाद फिर ऐसे ही तुम्हारा दिखाया है, यहाँ पर भी सेम चीज़ वही दिखा रहा है। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन है, अमोनिया बनता है ना NH3, तो अमोनिया के आउटर में शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 4 हो गया, 1 5 हो गया। अब पाँचों इलेक्ट्रॉन अब एक एक ठो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है ना इसके साथ कंबाइन कर लेगा, तो ये तुम्हारा एक ठो अमोनिया NH3 बना लेगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर NaCl दिखाया है। मैग्नीशियम क्लोराइड का दिखाया है, मैग्नीशियम क्लोराइड के आउटर में शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये स्टेबल बन गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 ठो क्लोरीन, एक क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर नहीं सकता है, तो 2 क्लोरीन को आना पड़ेगा, दोनों क्लोरीन एक गो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और दोनों क्लोरीन स्टेबल हो जाएगा। अब दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा और दोनों अट्रैक्ट होकर के कहाँ पर दिखाया है, यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा मैग्नीशियम एटम है और ये 2 ठो क्लोरीन है, पहला क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, दोनों कंबाइन करके और एक ठो तुम्हारा अब देखो ये प्लस बना लिया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ये माइनस बना लिया। अब सबके बीच अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा और ये MgCl2 बना लेगा। तो ये हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, दूसरा डॉट वाला मेथड से भी दिखा सकते हैं। Mg का आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया, और फाइनल इस तरह से MgCl2 बना लिया। अब सेम उसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड के लिए भी दिखाया है। कैल्शियम ऑक्साइड में भी वही 2 आउटर में शेल में 2 इलेक्ट्रॉन था, तो ये निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और इस तरह से कंबाइन करके कैल्शियम और ऑक्सीजन आयन बना लिया। उसी को फिर डॉट से दिखाया है यहाँ पर, तो एक ही चीज़ वो सारा दिखाया है बार बार।
इन फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम लूज इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। उल्टा हम लोग बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एक ही बात है। अंडरगो ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीडेशन होता है। और इलेक्ट्रॉन निगेटिव में जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो ये भी ध्यान रख सकते हो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो यहाँ पर रिडक्शन बोलेंगे। जहाँ पर माइनस साइन आएगा वहाँ पर बोलेंगे कि रिडक्शन हुआ है। और अगर NaCl2 रिएक्शन की बात करें तो एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा जगह क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब उसी तरह से यहाँ पर जिंक का कॉपर सल्फेट का दिखाया है। एक तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरा, ठीक है, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पर इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट उल्टा हो रहा है ना, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, और जहाँ रिडक्शन हो रहा है वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? ये शेयरिंग के फलस्वरूप बनता है। जैसे उसमें तो बिल्कुल ट्रांसफ़र हो रहा था इलेक्ट्रॉन ना, एक एटम से दूसरे एटम में चला गया, लेकिन यहाँ पर शेयरिंग होता है। जैसे यहाँ पर देखो कहीं पर एग्जाम्पल दिखाया होगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, या फिर एक और नाम है तुम्हारा कोवैलेंट ही नाम है ना, कोवैलेंट सिर्फ है। तो कोवैलेंट में या तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, या फिर दो इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर तीन इलेक्ट्रॉन भी शेयर हो सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो डबल कोवैलेंट, और तीन रहेगा तो ट्रिपल कोवैलेंट। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, यहाँ पर क्लोरीन है। ठीक है, इसको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा वो इलेक्ट्रॉन डॉट वाला, अगर देखो यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन है, कार्बन के आउटर में शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और हाइड्रोजन के आउटर में शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ए अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन का तो ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, बैलेंस हो गया। उसके बाद यहाँ पर 2 2 4 4 8, ठीक है, एक और हाइड्रोजन आएगा, वो भी इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक और हाइड्रोजन आएगा, एक और हाइड्रोजन लेगा, तो चारों अपना अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो फिर तो ये बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर देखो आउटर में सेल में किसी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन करना होता है। अगर यहाँ पर इसको टोटल को देखें ना, तो ये 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन इसको बन रहा है, ठीक है, और यहाँ से अगर टोटल इस तरह से मिलाए तब 8 इलेक्ट्रॉन बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों का दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं, किसी एक के पास तो है नहीं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर एक पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 2 लाइन हम लोग ड्रॉ कर लिए। उसी तरह से यहाँ पर इथाइन बनाया है। इथाइन में देखो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन लेंगे ना तब जाकर के 8 होगा, और उसी तरह से इसका लेंगे तब जाकर के 8 हुआ। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, दोनों मिलाकर के काम कर रहा है, तो यहाँ पर ट्रिवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। The covalency of a atom is the number of its electron lacking part in the कोवैलेंसी होगा तुम्हारा जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन के लिए 1, ऑक्सीजन के लिए 2, नाइट्रोजन के लिए, तो ये सब तो पढ़ चुके हो कोवैलेंसी कैसे होता है। उसके बाद है नॉन पोलर अनपोलर कोवैलेंट कंपाउंड। अब पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या है, तो यहाँ पर देखो कुछ कुछ जो होता है ना एटम, उसमें बिल्कुल जैसे यहाँ पर है हाइड्रोजन एटम, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी एक तरफ खिंचाया हुआ नहीं है, दोनों में इक्वल मतलब फोर्स लग रहा है, दोनों के बीचों बीच है। नॉन पोलर देखो तब समझ में आएगा। यहाँ पर टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट इनर्ट गैस नियॉन ऑक्सीजन नीड फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स व्हेन 2 ऑक्सीजन एटम कम क्लोजर। 2 ऑक्सीजन एटम जब एक दूसरे के करीब आते हैं, ईच कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड सो दे हैव 2 शेयर्ड पेयर। यहाँ पर शेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 ठो, 2 मतलब 2 पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है। बोथ एटम अटेन ए ऑक्टेट रिजल्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर डबल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है और दोनों में शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को
शेयर कर रहा है। आफ्टर कम्बिनेशन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है कम्बिनेशन के बाद। तो यहाँ पर एक चीज़ नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर नन पोलर इसका नाम क्यों दिया। ए हाइड्रोजन एटम हैज वन हाइड्रोजन एटम नन पोलर कंपाउंड electron in its cell, it needs to electron to attain duplet, the need hydrogen and share its electron with another hydrogen atom। ये तो सिंपल सी बात है। thus one electron each contribute to two atom of the hydrogen and the resulting pair of electron usually share by both atom form a hydrogen। यहाँ पर तो दिखाया नहीं है कुछ, यहाँ पर बस शेयरिंग ही दिखा दिया है। कैसे मतलब हाइड्रोजन एटम जब दोनों कंबाइन करते हैं तो कैसे एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके और अपना डुप्लेट पूरा करते हैं। उसी तरह से क्लोरीन मोलिक्यूल के अंदर जो दिखाया है, यहाँ पर शेयरिंग कितना होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन का टोटल शेयरिंग होगा। और इस तरह से फॉर्मेशन होता है Cl2 का। तो यहाँ पर शेयरिंग हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन नॉन पोलर किस लिए है वो हमको थोड़ा सा देख करके दूसरा बुक में देख करके हम इसको बता देंगे, ठीक है। और तो कुछ इसमें दिया नहीं है, इतना ही है कि और भी पेज है 73 के बाद देखो तो क्या हुआ सर? 73 के बाद और भी पेज है कि खत्म हो गया। तो यहाँ पर भी जो दिखाया है ना पोलर कंपाउंड में भी तुम देख लो बुक से एक बार, इसमें भी दिखाया है वही शेयरिंग किस तरह से इलेक्ट्रॉन का होता है। जैसे मान लो कि तुमको N2 बनाना है, N2 बनाना है तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर HCl बनाया है तो HCl में एक एक इलेक्ट्रॉन का, HCl तो आयनिक कंपाउंड है, हाइड्रोजन क्लोराइड बिफोर कम्बिनेशन। अच्छा इसमें भी शेयरिंग होता है H+ और Cl-। अच्छा HCl भी आयनिक की कंपाउंड है ना, इसमें शेयर होगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के पास 2 ठो पूरा हो जाएगा और क्लोरीन के पास 8 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद और क्या दिया है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल। वाटर मोलिक्यूल एक ठो हम बना करके दिखा देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर वाटर मोलिक्यूल है H2O से बनेगा ना, H2O। अब ऑक्सीजन के आउटर में सेल में कितना 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब इसके साथ 6 होता है ना ऑक्सीजन का आउटर में सेल में, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 8 6। तो यहाँ पर कर दिए 1 2 2 4 5 6। अब इसको ऑक्टेट पूरा करना है तो ये क्या करेगा, एक ठो इलेक्ट्रॉन ले लेगा हाइड्रोजन से, एक और हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये शेयरिंग करके देखो इसका डबलेट पूरा हो गया, इसका डबलेट पूरा हो गया तो ये दोनों स्टेबल हो गया और इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इस तरह से हमारा H2O बन गया। तो तुम बाकी का जो कंपाउंड है जैसे CH4 है, CH4 कैसे होगा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, अब एक एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा। तो यहाँ पर देखो इस हाइड्रोजन का डबलेट पूरा हो गया, सारा हाइड्रोजन का डबलेट पूरा हो गया और कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरह से कंबाइन करके ये लोग कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। उसमें अब सबसे जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है वो तुम ट्राई करके देख लेना एक बार खुद से बना पाते हो खुद से कि नहीं। अमोनिया मोलिक्यूल दिया हुआ है शायद, कम्प्लेक्स एक तो अमोनिया का है, ये तुम खुद से ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है। अमोनिया है, मीथेन है, अमोनिया मीथेन का एक बार, मीथेन का तो हम बना ही दिए, अमोनिया का तुम एक बार बना करके देख लेना बन रहा है कि नहीं। अमोनिया के आउटर में सेल में कितना होगा, एक और बार समझा दीजिए ना कैसे बनता है। अमोनिया का देखो, अमोनिया का बनाना है NH3 कैसे बनता है। तो अमोनिया के नाइट्रोजन के आउटर में सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 2 5 कर लिए। अब हाइड्रोजन के आउटर में सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, चलो एक कंबाइन कर लिया एक एक इलेक्ट्रॉन से। देखो इसका डबलेट पूरा हो गया, या तो 2 पूरा होना चाहिए या फिर 8 पूरा होना चाहिए। इसका भी डबलेट पूरा, इसका भी डबलेट पूरा। अब ओवरऑल का देखो, इसका जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, ये तुम्हारा अमोनिया बन गया। या तो 8 पूरा होना चाहिए या फिर 2 पूरा होना चाहिए, लेकिन उस सबका पूरा होना चाहिए।